हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जून के करंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आज की न्यूज़ बड़ी खास भी है। वीडियो के एंड में मैं आपको अल नीनो के इम्पैक्ट के बारे में भी बताऊंगी। उसका क्या इम्पैक्ट है, भारत के मानसून से उसका क्या संबंध है, वो सारी बातें हम शॉर्ट में लास्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब बात करते हैं सीए की पीडीएफ के बारे में। तो करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और टेलीग्राम से किसी को भी पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो वो प्ले स्टोर में जाके परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, वहां से फ्री कंटेंट सेक्शन होगा, वहां से आप करेंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ओके, इतनी चीजें। इसके अलावा टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज चल रही है जैसा कि मैंने कहा है। तो टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज में हम पिछले 5 साल के जो PYQ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो जिससे आपको समझ में आता है कि पर्टिकुलर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, पीजेंट मूवमेंट पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने कई सारे मूवमेंट देखे थे। नेक्स्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको गांधी एरा के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बताए हैं जो कि पीजेंट मूवमेंट थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपका पूरा का पूरा वो टॉपिक जो है ना, किसानों के आंदोलन या अपराइजिंग ऑफ फार्मर्स, तो वो पूरा टॉपिक आपका विद PYQ कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले समय में फिर हम ट्राइबल अपराइजिंग पे भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम मीडिवल इंडिया भी देखेंगे और फिर एंशिएंट इंडिया पर भी हम डिस्कशन करेंगे विद PYQs। ओके, सबसे पहले बात करते हैं 14 जून के इम्पॉर्टेंट डे से। तो 14 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो आज क्या है, बहुत अच्छा दिन है, आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। WHO के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2005 में इस दिन की शुरुआत की थी कि 14 जून को हर साल हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और होस्ट नेशन कौन है इस साल, तो इस इवेंट को होस्ट कर रहा है अल्जीरिया। कौन होस्ट कर रहा है, अल्जीरिया इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं स्लोगन के बारे में। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। ये यहाँ पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम या फिर स्लोगन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे के करेंट अफेयर्स विद इम्पॉर्टेंट पर्सन। मैं आज आपको ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में बताने वाली हूँ। इन दोनों व्यक्तियों के नाम आपको किसी सेट में मिलेंगे, क्योंकि मैं उडई के CEO के बारे में बात करने वाली हूँ और जो नए BSF के DG बन गए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उडई का मतलब क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उडई। और उडई के नए CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल। ये है यहाँ पर ये है अमित अग्रवाल जो कि नए CEO बन गए हैं उडई के। इसके अलावा ये हैं सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह, इन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया है। तो 2 व्यक्ति हमने देखे, पहले हैं अमित अग्रवाल जी जिन्हें CEO बनाया है उडई का, और ये एक IAS ऑफिसर है। दूसरे हैं सुबोध कुमार सिंह, ये भी एक IAS ऑफिसर है, इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई हैं। इसके पहले अमित अग्रवाल एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे। अब ये उडई के CEO हैं। ठीक, अब यहाँ पे ना कुछ और चेंजेस किए गए हैं, वो भी हम देखते हैं। जैसे कि ऋचा शर्मा, तो ये नाम तो आप याद रख सकते हैं, राइट। तो ऋचा शर्मा, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं रश्मि चौधरी, इन्हें सेक्रेटरी बनाया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की सचिव सेक्रेटरी रश्मि चौधरी बन चुकी हैं। वहीं श्याम जगन्नाथ, इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का। तो ये कुछ और नाम है जो कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई हैं। अब बात करेंगे हम नितिन अग्रवाल के बारे में। ये कौन थे, अमित अग्रवाल है। अब बात कर रहे हैं हम नितिन अग्रवाल के बारे में जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। देखिएगा हुआ क्या था, पंकज कुमार सिंह जो कि BSF के DG थे और इनका टेन्योर 31 दिसंबर 2022 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद से लगभग 5 महीनों से ये पोजीशन खाली थी और सुजॉय लाल थाउसेन जो कि डायरेक्टर जनरल है CRP
सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, वो एडिशनल चार्जेस संभाले हुए थे बीएसएफ के, लेकिन परमानेंट एक पोजीशन जो थी वो खाली थी। अब फाइनली नितिन अग्रवाल जी को डायरेक्टर जनरल बनाया है बीएसएफ का, और इनका जो टेन्योर रहेगा वो 31 जुलाई 2026 मतलब 2026 तक रहने वाला है। बीएसएफ का काम क्या है, जो हमारी लगभग 4000 किलोमीटर की हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम बीएसएफ करती है। एंड नितिन अग्रवाल डायरेक्टर जनरल बन गए हैं बीएसएफ के। ठीक है, ओके, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है इंडिगो के सीईओ जिनका नाम है पीटर एल्बर्ट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि इंडिगो के सीईओ कौन है, तो आंसर हो जाएगा पीटर एल्बर्ट्स है। इन्हें चेयरमैन बनाया गया है गवर्नर ऑफ IATA। IATA क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा देखने के लिए। 1945 में ये बॉडी बनी थी हवाना क्यूबा में। इस बॉडी का मकसद क्या है, वर्ल्ड की एयरलाइंस जो हैं उनके मेंबर्स में साथ में मिलके काम करते हैं और एयर ट्रैफिक को ये लोग मैनेज करते हैं। इसके अलावा ये जो IATA है मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसने 2050 का टारगेट 2050 का टारगेट भी रखा है फ्लाई नेट जीरो, मतलब जो सिविल एविएशन का सेक्टर है, एविएशन सेक्टर, उसमें कार्बन एमिशन को ये लोग जीरो भी करना चाहते हैं। ओके, वापस आते हैं न्यूज़ पे। तो ये जो IATA है मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के रूप में, चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किसे किया गया है, आंसर हो जाएगा इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स को। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ और न्यूज़ पे। रिसेंटली इंडिया और मालदीव के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है युक्वीरन। युक्वीरन एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है। बेसिकली एक बार ये एक्सरसाइज मालदीव कंडक्ट कराता है, एक बार इंडिया कंडक्ट कराता है। 11 से लेकर 24 जून के बीच में 12वां एडिशन, 12th नंबर का एडिशन चल रहा है युक्वीरन एक्सरसाइज का उत्तराखंड में। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, और मालदीव और इंडिया फ्रेंड्स है, दोनों अपने रिलेशन को और मजबूत करने के लिए और टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने के लिए ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो 11th एडिशन हुआ था 2021 में वो मालदीव्स में हुआ था। तो इंडियन नेवी और मालदीवन नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, फाइनली कंक्लूड हो चुका है। कहाँ हुआ था, होना तो इंडोनेशिया में था लेकिन हुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में, राइट। तो अर्जेंटीना इसका वेन्यू था। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप फाइनली कंप्लीट हुआ है। फाइनल मैच खेला गया था उरुग्वे एंड इटली के बीच में, और उरुग्वे की टीम पहली बार फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप को टाइटल को जीत गई है। सो उरुग्वे बीट इटली 1-0 टू विन इट्स फर्स्ट फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। फीफा की जो प्रेसिडेंट है वो गिन्नी इन्फेंटिनो है, और वेन्यू क्या था, अर्जेंटीना वेन्यू था। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये पहली बार 1977 में हुआ था जिसका नाम था फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। फिर 2005 में टूर्नामेंट का नाम चेंज करके फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कर दिया गया। अब यहाँ पे जो फीफा के टूर्नामेंट्स होते हैं तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, एक होता है गोल्डन बूट अवार्ड और एक होता है गोल्डन बॉल अवार्ड। तो एक अच्छी बात आप लोगों के लिए है ये है कि आपको दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही पर्सन है जिनको ये दोनों अवार्ड मिले हैं। मतलब गोल्डन बूट अवार्ड भी मिला है और गोल्डन बॉल अवार्ड भी इन्हें मिला है। इन्होंने इटली के प्लेयर हैं और लगभग 7 गोल यहाँ पे इन्होंने किए हैं। इनका नाम क्या है, सेसर कैसाडिए। ठीक है, इटली के ये प्लेयर है जिन्हें गोल्डन बॉल एंड गोल्डन बूट अवार्ड दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। आप लोगों को स्टोन एज के बारे में जानकारी होगी। स्टोन एज को हम 3 एरा में 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पहले पैलोलिथिक एज मतलब पुरापाषाण काल, फिर मेसोलिथिक एज मतलब मध्यपाषाण काल, और फिर न्यूलिथिक एज मतलब आपका नवपाषाण काल। तो यहाँ पे मैं न्यूलिथिक पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ। ये वो पीरियड है जब ह्यूमन जो है मतलब इंसान जो है वो होमो सेपियंस बन चुका है। इसके अलावा इंसान पशुओं को पालना शुरू कर चुका है, मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका है।
कल्टीवेशन करना शुरू किया है, फार्मिंग कर रहा है, वीट, बार्ले, राइस, कॉटन एटसेट्रा, मतलब प्लांट का डोमेस्टिकेशन भी इन्होंने शुरू कर दिया है। घर बना के रहने लगा है, हट बना ली है मड ब्रिक्स का यूज़ करके, और सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप में इन्होंने अपने घर बना लिए हैं। हम उस एज के बारे में, मतलब हम न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों ने पोट्रीज बनाना शुरू कर दिया है, इनके पास वीविंग टेक्नोलॉजी है, इनके पास कई तरीके के हथियार हैं, मतलब छोटे छोटे से टूल्स हैं जो कि पेंटेड टूल्स इनके पास वो यूज़ कर रहे हैं। और जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, न्यूलिथिक साइट्स हैं, वो कौन कौन सी? एक तो मेहरगढ़ है जो कि ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में है, जहाँ पे मास्टर के साथ उसके डॉग को भी दफनाया गया था, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट रही हैं न्यूलिथिक पीरियड की। हम इसके बारे में क्यों डिस्कशन किए? इसका डिस्कशन का एक रीज़न ये था कि तमिलनाडु में रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है। तमिलनाडु के धर्मपुरी के पुथीनाथम विलेज में एक डिस्कवरी हुई है और एक सेल्ट मिला है जो कि न्यूलिथिक पीरियड से है। सेल्ट इस तरीके से एक औजार होता है, एक टूल होता है जो कि स्टोन से बना होता है। फार्मिंग में, कल्टीवेशन में इसका यूज़ वो लोग किया करते होंगे। तो इसे डिस्कवर किया गया है कहाँ से? पुथीनाथम विलेज, तमिलनाडु से। तो हमने न्यूलिथिक पीरियड के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। सो नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हालांकि ये बहुत पुरानी स्कीम है, इसे 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन राजस्थान के लोगों ने सोचा, राजस्थान की गवर्नमेंट ने सोचा कि इस स्कीम को कुछ दूसरे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, कुछ दूसरे तरीके से मनाया जाए, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर के द्वारा काफ़ी अप्रिशिएशन भी मिला है। क्या है वो सेलिब्रेशन, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान में डिसाइड किया गया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को एज अ गोद भराई सेरेमनी के रूप में, मतलब बेबी शावर के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। आइए पूरी न्यूज़ हम देखते हैं। तो जो एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दौसा राजस्थान के, उन्होंने गोद भराई मतलब बेबी शावर सेरेमनी के रूप में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सेलिब्रेट किया। इसमें प्रेग्नेंट जो वीमेन थी वो साथ में आई, उन लोगों ने इस पूरा सेलिब्रेशन किया और उन्हें न्यूट्रिशनल किट्स भी दी गई उनकी और उनके बेबी की हेल्थ के लिए, ठीक है। ये पूरी स्कीम 2022-23 के लिए है और केवल राजस्थान की महिलाओं के लिए है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू हुई थी, 2017 मतलब 2017 में, और इस सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब पूरी तरीके से किसके द्वारा फंडेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। और रन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इसे रन कर रही है। इसका मकसद क्या है? प्रेग्नेंट वीमेन के वेलफेयर का ध्यान रखना। इसके अंतर्गत 6,000 रुपये प्रेग्नेंट वीमेन्स को दिए जाते हैं। तो 5,000 रुपये मतलब जब डिलीवरी के पहले दिए जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और 1,000 रुपये कब दिए जाते हैं? जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद 1,000 रुपीज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए वीमेन्स के अकाउंट में भेजा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने रिसेंटली कहा है कि उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो मोस्ट डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र होता है। हमारी कंट्री में, मतलब पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 550 जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया में, और जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलप कौन सी है? उधमपुर है, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं। तो इनसे पूछा गया कि बताओ क्यों है भाई ये सबसे ज़्यादा डेवलप, तो इनका आंसर सुनेंगे। इन्होंने कहा कि एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर की जिसके पास 3 मेडिकल कॉलेज और एक एम्स भी है, मतलब इनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, निर्वाचन क्षेत्र जो है वो बर्थ प्लेस है पर्पल रिवोल्यूशन का, और इसने एग्रीटेक स्टार्टअप का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, नए नए इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, हायर देन द आईफल टावर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और लॉन्गेस्ट रोड टनल, ये सभी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। इसके अलावा बताया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कि वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से दिल्ली चलती है। नॉर्थ इंडिया का पहला केबल स्टे ब्रिज अटल सेतु यहाँ पर है। जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट इंटर स्टेट ब्रिज किरियन गंडियाल ब्रिज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया का पहला एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर फ्रॉम दिल्ली टू कटरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब इनके पास रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। ये सभी लोग एक्सप्रेसवे और हाईवे के साथ कनेक्टेड है डिफरेंट टनल और केबल ब्रिज के जरिए। इसके अलावा इन्होंने बताया ये इंटर मॉडल जो स्टेशन है कटरा में, ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है।
स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि तीर्थयात्रियों को कई सारी एक्सपीरियंस और सुविधाएं प्रोवाइड करता है, जो लोग भी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए उधमपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव, टाइटल हमारी भाषा हमारी विरासत इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी भाषा हमारी विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर कौन है? मीनाक्षी लेखी। उन्होंने नई दिल्ली में हमारी भाषा हमारी विरासत का उद्घाटन किया है। हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैं जो न्यूज़ बता रही हूँ वो सुनिए। इन्होंने यहाँ पर गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट को रखा है, जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। पब्लिक जाके यहाँ पर इस मैन्युस्क्रिप्ट को देख सकती है। क्या है ये गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट और क्या होती है मैन्युस्क्रिप्ट, आइए हम देख लेते हैं। आपको पता है पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे और कोई बैटल जीतते थे या अपनी वाहवाही करनी हो, अपनी प्रशंसा करनी हो कि मैंने मंदिर बनवाया या मैंने बैटल जीता, तो ये लोग क्या करते थे? इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे दीवालों पे, कॉपर प्लेट पे, है ना। ये इंस्क्रिप्शन से अलग होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट में किसी राजा की वाही नहीं होती, किसी राजा के बारे में नहीं बताया जाता, ये नॉलेज के बारे में होता है। नॉलेज के बारे में, चाहे वो साइंस का नॉलेज हो या डिफरेंट कल्चर का हो, किसी लैंग्वेज का हो, किसी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देता हो, तो वो कहलाती है मैन्युस्क्रिप्ट। और ये मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन होती हैं, जो कि किसी पेपर पे, कपड़े पे, मेटल, पाम लीफ या किसी पेड़ की छाल या बार्क पे लिखी जाती हैं। ओके, इसके अलावा दीज आर फाउंड इन 100 ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। वन लैंग्वेज इज रिटन इन द नंबर ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट। जैसे कि संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा, वो कई सारे स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। ओडिया स्क्रिप्ट, ग्रंथ स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड मैनी अदर। तो इनमें क्या होता है? नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। ये फरमान वगैरह से, रॉक्स में जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। तो 5वीं से लेके 6वीं शताब्दी में, मतलब 5th से लेके 6th सेंचुरी के बीच में इसे लिखा गया था। और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट है कलेक्शन इंडिया में, और इसे ओपन कर दिया है, इंडियंस आके इसे देख सकते हैं। ये जो बर्च ट्री है कश्मीर में, इसकी वार्क पे, मतलब इसकी छाल पे इसे लिखा गया था। और ये जैन और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में और उस समय के रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, नेक्स्ट है ICAR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने साइन किया है MOU विथ अमेजॉन किसान टू एम्पावर फार्मर्स। तो यहाँ पे ICAR और अमेजॉन किसान ने MOU साइन किया है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन अप हुआ है। क्यों? फार्मर्स को गाइड करने के लिए। गाइड किस फील्ड में गाइड करना है? किस तरीके से आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कल्टीवेशन कर सकते हो और अपनी ईल्ड को, अपनी इनकम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? अमेजॉन नेटवर्क के जरिए टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे उनकी ईल्ड, जिससे उनका प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो और ये हाई क्वालिटी फ्रेश जो प्रोड्यूस है वो अक्रॉस द इंडिया बेच भी सकें। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट विंस WHO अवार्ड। तो देखिएगा, अभी रिसेंटली 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था WHO ने। तो 4th नंबर का एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। WHO के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। साउथ ईस्ट एशिया रीजन की 2 फिल्म्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। एक फिल्म बांग्लादेश से है और एक फिल्म इंडिया से है, जिन्हें ऑल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड यहाँ पर दिया गया। पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की मूवी के बारे में, जिसका नाम है 1 in 36 million। 1 in 36 million स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, जिसको डायरेक्ट किया है अरीफर रहमा के द्वारा। ठीक है, इसे यहाँ पे WHO के द्वारा अवार्ड दिया गया है अंडर द बेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग कैटेगरी। वहीं जो सेकंड है बुक इंडिया की है, डॉक्यूमेंट्री इंडिया की है, जिसको ये WHO अवार्ड मिला है, वो है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इस फिल्म की डायरेक्टर है वंदिता सारिया फ्रॉम राजस्थान या फ्रॉम इंडिया। स्पेशल प्राइज अंडर द क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी ये अवार्ड दिया है। 2019 से 2019 से ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब बात WHO की हो ही रही, तो WHO ने एक और MOU साइन किया है
विथ द ग्लोबल फंड। ग्लोबल फंड के साथ MOU साइन हुआ है। हालांकि WHO और ग्लोबल फंड के साथ पहला भी एक एग्रीमेंट था जो कि 2018 में साइन किया था, लेकिन वो एग्रीमेंट अब खत्म हो चुका है, तो वापस से इन्होंने 2023 से लेकर 2028 तक के लिए नया एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज़ का एग्रीमेंट है? तो WHO और ग्लोबल फंड दोनों मिलकर फाइट करेंगे अगेंस्ट एड्स, TB एंड मलेरिया। ओके, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने अलॉन्ग विद विच कंपनी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा मेटा। तो बेसिकली अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। इसके मकसद से क्या होगा? बेसिकली इस कैंपेन के जरिए जो भी हमारे कंट्री के यूथ हैं उन सबको बुलाया गया है और एक प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाया गया है कि आइए आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कीजिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कीजिए और अपने ड्रीम्स, आपके जो फ्यूचर के ड्रीम है उनको बताइए। इसमें पार्टनरशिप किसने किया है? मेटा इंडिया ने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। ओके, लास्ट न्यूज़ पे हम डिस्कशन करते हैं, फिर हम शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। हम बात कर रहे हैं अल नीनो के बारे में। हालांकि ये जो इवेंट है वो 2 से 7 साल के बीच में अकर होता है। इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो तो आज तक सिर्फ एक खोज का विषय बना हुआ है, अभी तक इस पर पूरी डिस्कवरी हो नहीं पाई है। ठीक है, अल नीनो के इम्पैक्ट के कारण ये जो इंडियन मॉनसून है या फिर जो आप कह सकते हैं कि ट्रेड विंड है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके कारण भारत के एरिया में कम बारिश होती है एज कंपैरिजन नॉर्मल मॉनसून के समय जैसी बारिश होती है। तो इससे ग्लोबल वेदर पैटर्न चेंज हुआ है इस अल नीनो के कारण 2023-24 में। 7 सालों के बाद, 7 ईयर्स के बाद अल नीनो का इफेक्ट देखा गया है। लास्ट टाइम 2016 में इसका इम्पैक्ट हुआ था। अब ये है क्या खास बात है इसके बारे में, पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस मैप को समझिए। पहले थोड़ा सा आपको वर्ल्ड का मैप का नॉलेज होना चाहिए इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अदरवाइज मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी अगर आपको थोड़ा सा वर्ल्ड का नॉलेज नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ओके, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और यहाँ थोड़ा आगे जाओगे तो आपको इंडिया मिल जाएगा, राइट। ये जो पूरा वाटर बॉडी दिख रहा है ये आपका पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। और आपको ये भी पता होगा कि साउथ अमेरिका के पास से आपको यहाँ पे इक्वेटर भी निकलती है। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी क्या है? इक्वेटर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आपकी इक्वेटर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप लोगों को मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था और यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको ओशियन करेंट के बारे में बताया था, ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की जलधाराओं के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर ये है पेरू, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? पेरू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो हवाएं मिलती हैं, जो स्ट्रीम, जो आपको करंट मिलती है वो हम्बोल्ट की धाराएं हैं। कौन सी करंट है? हम्बोल्ट करंट है। और हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट जो होती है वो ठंडी होती है। मैं नॉर्मल सिनेरियो बता रही हूँ अभी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? तो नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे चलती है हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट जो कि ठंडी होती है। कैसी होती है? कोल्ड करंट होती है। और ऑस्ट्रेलिया के तट पे, ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट वाला कोस्ट है, तो ईस्टर्न पे यहाँ पे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है। और ये कैसी करंट होती है? और ये हॉट करंट होती है। तो यहाँ पे जब ठंडी करंट है तो यहाँ के पानी को वो ठंडा करेंगे। जब यहाँ का पानी ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे चल रही है गर्म हवाएं, तो यहाँ पे क्या होगा? पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो यहाँ पे क्रिएट होगा लो प्रेशर एरिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरीके से मूव करेंगी, कर रही हैं ये मूव। ट्रेड विंड भी जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही हैं। और अभी जो गर्मी का महीना ये हुआ है ख़त्म, आप देखेंगे जून में, मई में आपके इंडिया में भी तो लो प्रेशर होता है तिब्बत के प्लेटियों के कारण, क्योंकि तिब्बत का जो पठार है वो काफ़ी उठा हुआ है और उस रीजन में भी आपको लो प्रेशर एरिया दिखता है। तो यहाँ पर ये विंड आ रही है, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करती है और फिर ये विंड आगे की तरफ बढ़ती है जहाँ पे लो प्रेशर होता है और हमारे इंडियन मानसून को भी ये फिर बूस्ट करता है, जिसके कारण हमारे भारत में अच्छी खासी बारिश हो जाती है। ये आपका नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन जब अल नीनो का इम्पैक्ट होता है तब क्या? तो अल नीनो का जब इम्पैक्ट होता है तो पेरू का जो कोस्ट है यहाँ का पानी हो जाता है गर्म।
यहाँ का जब पानी का टेम्परेचर मतलब वाटर का टेम्परेचर या सी का जो वाटर सरफेस टेम्परेचर है जब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और जब सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा, जबकि हमेशा यहाँ पे क्या होता है, एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर एरिया क्योंकि समुद्र का पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो जो ट्रेड विंड का डायरेक्शन है, जो हवाओं की दिशा है, वो विपरीत हो जाएगी, वो अपोजिट हो जाएगी। तो जब अपोजिट हो जाएगी और विंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से पेरू के कोस्ट की तरफ चलने लगेंगी, तो पानी कहाँ गिरेगा, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बहुत पानी गिरेगा। तो अल नीनो के कारण ये अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट का जो रीजन है ना, यहाँ पर काफी पानी गिरता है, बहुत फ्लड के हालात बन जाते हैं। जबकि आटाकामा डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि काफी ड्राई है, यहाँ पर भी जमाजम बारिश होती है। अब ट्रेड विंड का डायरेक्शन तो डिफर हो गया है, अलग हो गया है, तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है लेकिन ये हवाएं तो यहाँ जा नहीं रही है, जिसके कारण ये मानसून को वीक कर देती हैं और भारत के एरिया में थोड़ा सा मानसून पे इम्पैक्ट पड़ता है और एवरेज से थोड़ा सा पानी कम गिरता है। तो ये होता है अल नीनो का इम्पैक्ट। क्लियर है? तो अल नीनो और ला लीना क्या है, एक वेदर पैटर्न है जो कि ओशियन का जो वाटर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में, जिसके कारण ये जनरेट होती हैं। अल नीनो तब जनरेट होती है जब समुद्र का पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वार्म हो जाता है, इसलिए वार्म फेज में जनरेट होती हैं। और ला लीना कब जनरेट होती है, जब समुद्र के पानी का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, मतलब कूलिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कूल फेज में ला लीना जनरेट होती है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और इसका जो नाम है वो लिटिल बॉय है। ओके, डन इतनी चीजें। आइए अब हम शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं। ये डिफरेंस आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक सिंपल वे में समझा दिया कि क्या इम्पैक्ट है। फिर नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट कर रहा है 525 मेगावाट का स्टोरेज प्रोजेक्ट इंदिरा सागर डैम, खंडवा, मध्य प्रदेश में। इजराइल पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जो कि फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू कर रही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कप स्क्वॉश चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है चेन्नई, तमिलनाडु। 12 साल के गैप के बाद तमिलनाडु या फिर भारत में से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 13 जून 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। अब एक बुक है जिसका नाम है द स्नो फॉरेस्ट, और इस बुक की जो ऑथर है वो है एलिजाबेथ गिलबर्ट, और इस बुक को फेब 2024 में रिलीज किया जाएगा, स्नो फॉरेस्ट। नेक्स्ट है MRF बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टॉक टू टच द ₹1 लाख पर शेयर। तो MRF का जो शेयर है वो 1 लाख रुपए तक पहुंच गया पर शेयर, पहली बार किसी इंडियन स्टॉक का वैल्यू इतना ज्यादा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली, और 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑफ ट्राइबल राइटर जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, चलो देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। पहला है फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा पोलैंड की एक शानदार टेनिस प्लेयर जिनका नाम है ईगा स्वितेक, ऑप्शन डी। विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में भारत ने किसे डिफीट किया है? तो भारत जीता है और डिफीट किया इसने साउथ कोरिया को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू विन ऑल द ICC टाइटल? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कल ही हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था। फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये इनका 23rd नंबर का ग्रैंड स्लैम है, आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोर्ड ऑफ गवर्नर, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा पीटर एल्बर्ट्स। उडई की CEO कौन बन गए हैं? तो अमित अग्रवाल बन गए हैं। ओके, और नितिन अग्रवाल BSF वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट RUT रिसेंटली रिलीज डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहला स्टेट बन गया है अरुणाचल प्रदेश, जिसने अपने राज्यों की रैंकिंग करने, अपने राज्यों को मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को इशू किया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बन गए हैं? राजेश वर्मा, राजीव कुमार, संजय खन्ना या संजय स्वरूप? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट पे बताइएगा। कैसा लगा सेशन ये बात भी आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।